कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, रात के अंधेरे के बाद ये उजली उजली सुबह ज़िंदगी में एक नए हौसले का, नई उम्मीद का रंग भरती है और साथ ही ये संदेश देती है कि जीवन में हम कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें। आप किसान भाई बहन इस संदेश को बखूबी समझते हैं, तभी तो सूरज की पहली किरणों के साथ जग जाते हैं और जुट जाते हैं अपने कृषि कार्यों में। हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम भी आपके लिए सवेरे सवेरे ले आता है कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियाँ। आज के इस कार्यक्रम में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही साथ बरानी खेती में नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चावल उत्पादन पिछले साल के करीब होने का अनुमान। एफसीआई के वित्तीय प्रबंधन की शांता समिति ने की समीक्षा। कपास का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। चालू खरीफ सीजन में समय पर बरसात न होने के बावजूद धान के बुआई क्षेत्रफल में हुई मामूली वृद्धि को देखते हुए चावल का उत्पादन पिछले साल के करीब होने का अनुमान है। चालू खरीफ सीजन में समय पर बरसात न होने के बावजूद धान की बुआई क्षेत्रफल में हुई मामूली वृद्धि से चावल का उत्पादन पिछले साल के करीब होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ में 374.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 374.27 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी। मंत्रालय के आरंभिक अनुमान के अनुसार प्रतिकूल मौसम के बावजूद बुआई क्षेत्रफल में हुई मामूली वृद्धि को देखते हुए चावल का उत्पादन पिछले साल के करीब होने का अनुमान है। चावल के उत्पादन में अगर कुछ कमी आती है तो पिछले साल के बचे स्टॉक से इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। बासमती चावल के उत्पादन में कमी आने की संभावना नहीं है, जिससे इसके सबसे बड़े खरीदार गल्फ देशों में इस साल चावल खरीद की मांग बढ़ने की भी संभावना से उत्पादकों को अच्छे दाम मिलेंगे। भारतीय खाद्य निगम में खरीद, भंडारण और वितरण में आने वाली लागत को कम करने के लिए बनी शांता कुमार समिति ने वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। समिति को 3 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। भारतीय खाद्य निगम में खरीद, भंडारण और वितरण में आने वाली लागत को कम करने के लिए बनी शांता कुमार समिति ने निगम के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के मुख्यालय में पूर्व खाद्य मंत्री और मौजूदा सांसद शांता कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक के बाद अनाज की खरीद, उसके भंडारण और राशन वितरण प्रणाली में आने वाली लागत को घटाने के बारे में चर्चा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इसमें अगर सावधानी बरती जाए तो काफी राजस्व बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अगर समय पर धन उपलब्ध कराए और श्रम कानूनों में संशोधन कर दिया जाए तो भारी बचत हो सकती है। अनाज भंडारण में निजी क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इससे राजस्व को बचाने में मदद मिलेगी। भारतीय खाद्य निगम किसानों की उपज की खरीद, राशन वितरण प्रणाली में अनाज के वितरण के साथ साथ अनाज के भंडारण का भी प्रबंध करता है। केंद्र सरकार ने इसके पुनर्गठन के लिए शांता कुमार समिति का गठन कर रिपोर्ट 3 महीने के भीतर पेश करने को कहा है। कपास के बुआई क्षेत्रफल में हुई वृद्धि और उसके उत्पादन के लिए अनुकूल मौसम को देखते हुए चालू खरीफ सीजन में कपास का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। चालू खरीफ सीजन में कपास के बुआई क्षेत्रफल में हुई वृद्धि और कपास उत्पादन के लिए अनुकूल मौसम को देखते हुए इस बार कपास के रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ में 126.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कपास की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 114.37 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी। मंत्रालय के आरंभिक अनुमान के अनुसार बुआई क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को देखते हुए चालू खरीफ सीजन में कपास का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सीएआई के अनुसार 1 अक्टूबर से प्रारंभ 2014-15 के कपास फसल उत्पादन सीजन में 403 लाख गांठ कपास उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि कपास की घरेलू खपत करीब 300 लाख गांठ है। सीएआई के अनुसार केंद्र सरकार की स्थायी कॉटन पॉलिसी और कपास उत्पादकों के उत्साह के कारण चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई रकबे में वृद्धि हुई है। मौसम में अब काफी बदलाव आ चुका है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के छिटपुट हिस्सों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिमी बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में तेज बरसात होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के इलाकों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम साफ रहेगा। किसान भाइयों, आजकल रबी का सीज़न शुरू होने वाला है। आजकल सारे किसान अपने अपने खेतों में जुताई करके तैयारी कर रहे हैं गेहूं की बुआई के लिए। तो गेहूं की बुआई के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमने देश को 4 जो मैदानी भाग हैं उनको 4 प्रमुख जोन्स में यानी क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों में सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वह है उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग यानी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन। इस क्षेत्र के में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के ज़िले आते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो किस्में प्रचलित रही हैं पूर्व में वह थी PBW 343, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें पीला रतुआ आने के कारण यह किस्म अब अच्छी पैदावार नहीं देती है, जिसके चलते अब किसान लोग नई किस्मों की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं। नई किस्में हमारे पास कई हैं। हमने इधर विगत कई वर्षों में नवीन किस्मों का इजाद किया है। इन नवीन किस्मों में DPW 621-50, HD 2967 और पिछले वर्ष 2 किस्में नई निकली हैं 2013 में, DBW 88 और HD 3086। तो इन सब किस्मों को बुआई आप लोग कब करेंगे? यह सबसे पहले जाना ज़रूरी है कि गेहूं की बुआई मौसम के अनुकूल ही करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में आपने पहले देखा होगा कि गेहूं को अगेती बुआई कर देने से पैदावार में नुकसान हुआ। अब अगेती बुआई हम लोग मौसम को देखकर ही करें। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जब तापमान 22 डिग्री के आसपास रहता है तब गेहूं की बुआई मतलब दिन और रात का तापमान जो मध्य तापमान होता है उसका एवरेज टेम्परेचर अगर 22 डिग्री के आसपास रहता है तब मानते हैं कि गेहूं का बुआई का उचित समय आ गया। इसके अनुसार ही गेहूं की बुआई लोग करें। और लेकिन उसमें प्रमुख ध्यान बात दें कि वैरायटीज़ का चयन, जो प्रजातियां लगाने जा रहे हैं किसान भाई, उनका चयन अच्छी तरह से करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह किस वैरायटी को किस तरह के क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं। हमारे पश्चिमी मैदानी भाग में जहाँ पर वैरायटीज़ हमको लगानी पहले थे, DBW 17 भी थी, PBW 550 भी थी, इन सब का क्षेत्रफल घट रहा है। नवीन किस्में धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जिसमें से HD 2967 2967 सबसे ज़्यादा रकबा पिछले वर्ष उसमें मिला था और पैदावार भी अच्छी हुई है। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। हल्दी के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में नई हल्दी के आने के बावजूद हल्दी की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। इसके विपरीत धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछला स्टॉक कम होने और मांग बढ़ने से धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में सेब की आपूर्ति में कमी आने से इसके दामों में तेजी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी हम सिंचाई की सुविधा केवल 40% क्षेत्रों तक ही पहुंचा पाए हैं। बाकी के 60% क्षेत्रों में बरानी खेती की जाती है। यहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ हैं और किसानों को कृषि की आमदनी भी काफ़ी कम मिलती है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि तकनीकों का लाभ बरानी क्षेत्रों को भी मिलना चाहिए। क्या हैं ये तकनीकें, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। आज़ादी के 60 वर्षों के बाद भी आज भी हम केवल 40% क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं पहुंचा पाए हैं। 60% क्षेत्र ऐसा है जो बरानी क्षेत्र है, वर्षा पर आधारित है और इस क्षेत्र में देश की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। इसके साथ साथ में काफ़ी बड़ी जो पशु संख्या है वो भी इसी खेती पर निर्भर करती है और बरानी क्षेत्रों से हमें दालें मिलती हैं, तिलहन मिलता है, औषधीय पौधे मिलते हैं। इसके साथ साथ में हमारे बहुत सारी चारे वाली फसलें भी बरानी क्षेत्रों में होती हैं, मोटे अनाज होते हैं। तो बरानी खेती किस प्रसार कैसे हमारे किसान भाई करें, बरानी खेती से भी आप कैसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, बरानी खेती में कौन कौन से खास उपाय हैं जिनको अपना के अपनी अच्छी पैदावार लेके अपनी अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं डॉक्टर RS बाना से, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में वैज्ञानिक है। डॉक्टर बाना, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि बरानी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और भारत की लगभग 40% जनसंख्या इन बरानी क्षेत्रों पे अपनी जीविका पर आश्रित करती है। इसके साथ साथ जो हमारा बहुत बड़ा पशुधन है वो भी बरानी क्षेत्रों में है और बरानी क्षेत्रों से हमें दालें मिलती हैं, तिलहन मिलता है और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं। तो बरानी क्षेत्र कौन से हैं, इनकी क्या परिभाषा है और किसान भाई इनसे कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? भारतीय कृषि के योजनागत विकास के बावजूद अब भी लगभग 60% क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र का बारानी खेती के अंतर्गत आता है। बारानी खेती का तात्पर्य है वर्षा आधारित खेती, जिसमें सिंचाई के साधन या तो बिल्कुल हो ही नहीं या हो तो सिंचाई जल की उपलब्धता काफ़ी सीमित हो, जिसका सदुपयोग करना आवश्यक है। भारत के 13 राज्यों के लगभग 100 जिलों और उनके 1173 विकास खंडों को शुष्क क्षेत्र या सूखा संभावित क्षेत्र चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन कम है, फसलों की उत्पादकता कम है, क्योंकि कई सारे समस्याएं बरानी क्षेत्रों में फसलों को झेलनी पड़ती है, बार बार सूखे का सामना करना पड़ता है। अतः बरानी क्षेत्रों में कुछ सस्य वैज्ञानिक तथा उन्नत कृषि तकनीकें अपनाकर इन क्षेत्रों की कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यदि इन क्षेत्रों में फसल वाइज बात करें तो जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनका लगभग 90% से अधिक क्षेत्र, कपास का 66% से अधिक क्षेत्र तथा दलहनी फसलों का लगभग 87 से 88% क्षेत्र बारानी खेती के अंतर्गत आता है। तिलहनी फसलों में भी 75% से अधिक क्षेत्र बारानी खेती के अंतर्गत ही आता है। यदि मानव आबादी का बात करें तो देश की 40% मानव आबादी तथा 60% पशु संख्या भी बारानी क्षेत्रों में निवास करती है। हमारे देश में बारानी क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान तथा उससे सटे हुए हरियाणा तथा गुजरात के क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश तथा विदर्भ क्षेत्र तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बारानी खेती की जाती है। डॉक्टर बाना, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि देश का बहुत बड़ा भूभाग बरानी क्षेत्र है, काफ़ी बड़ी हमारी पशुओं की संख्या बरानी क्षेत्र में रहती है। लेकिन इन क्षेत्रों में क्योंकि अभी रबी का मौसम आ रहा है और रबी के मौसम में बरानी क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी खास फसलें हैं जिनको किसान भाई अपना के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी किस्म फसलें हैं जो बरानी क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी हैं, जिनको अपनाकर किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? बारानी क्षेत्रों में मुख्यतः एक फसल वाली फसल प्रणाली ही मौजूद है। या तो किसान खरीफ की फसलें लेते हैं, उसके बाद रबी की फसलें नहीं ले पाते हैं। जो किसान खरीफ की फसलें नहीं ले रहे हैं वो रबी की फसल लेते हैं, या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं बारानी क्षेत्रों में जिनमें 2 फसलें भी ली जाती है। तो इस समय जो रबी का मौसम चल रहा है उसके लिए यदि खेत खाली हैं आपके पहले से,
तो नमी संरक्षण का काम अगस्त माह से ही शुरू हो जाता है। तो बारानी क्षेत्रों में जो फसलें हैं उनके लिए यदि गेहूं लगाते हो आप, उसकी बजाय जौ लगाया जाए तो वो ज़्यादा सूखा सहन करने में सक्षम है यदि आपके पास कुछ सीमित सिंचाई यानी 1-2 सिंचाई आप दे सकें। या जिन क्षेत्रों में सर्दियों के दिनों में बरसात होती है उन क्षेत्रों में आप गेहूं भी ले सकते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि मृदा नमी का संरक्षण किया जाए और जो भी मृदा नमी बची हुई है उसको वाष्प बनकर उड़ने से बचाया जाए। इसका तरीका एक तो ये है, जैसे ही मानसून ख़त्म होता है उसके बाद खेतों की जुताई करके नमी को अंदर ही दबा दिया जाए, पाटा चलाकर, और नमी को उड़ने नहीं दिया जाए। यदि जुताई संभव नहीं है, जुताई नहीं करनी है, कम जुताई वाली तकनीकें अपनानी है, जैसे आजकल शून्य जुताई विधि बहुत प्रचलित है, ये भी बारानी क्षेत्रों में इसका अच्छा पोटेंशियल है, इसमें उत्पादन बढ़ाया जा सकता है इसके तहत भी। उसके लिए आवश्यक है कि मृदा सतह पर फसल के अवशेषों का आवरण बनाया जाए, या फसलों के अवशेष उपलब्ध नहीं हो, पशुओं को आप खिला रहे हैं पशु चारे के रूप में, तो उस स्थिति में जैसे कुछ पौधे होते हैं जैसे सुबबूल है या अन्य इसी तरह के जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, उनकी टहनियों को काटकर भी आप मल्च या आवरण या पलवार जिसे कहते हैं वो बनाकर मृदा नमी को उड़ने से बचा सकते हैं। बारानी क्षेत्र में इसके अलावा चना और सरसों महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसके अलावा यदि बरसात बहुत ही कम हुई है और नमी नहीं है तो उस स्थिति में तारामीरा की खेती करके भी सरसों एवं चने तथा जो अन्य फसलें हैं उनकी तुलना में ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण फसलें हैं बारानी क्षेत्रों की, उनमें नाम आता है मसूर की फसल है, वो भी बारानी क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा कुछ औषधीय पौधे हैं या जो बीजीय मसाले हैं उनकी भी खेती करी जा सकती है, जैसे जीरा आता है, वो भी बारानी क्षेत्रों में, या कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे सीमित सिंचाई के साधन है वहाँ पे जीरा और अन्य इसी तरह की फसलें हैं उनकी खेती करी जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक में विशेष रूप से तथा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भी कई क्षेत्रों में रबी के मौसम में वर्षा आधारित क्षेत्रों में ज्वार की फसल ली जा सकती है। इसके अलावा आजकल जो रबी के मौसम में मूंगफली की खेती भी काफ़ी प्रसिद्धि पा रही है, तो धान के बाद या जो अन्य धान्य फसलें हैं उनके बाद मूंगफली की फसल भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यदि 1-2 सिंचाई उपलब्ध हो तो आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा उत्तरी भारत तथा उत्तरी पूर्वी भारत, इनमें जो रेजिडुअल मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, शेष जो नमी बच जाती है, उसका सदुपयोग करने के लिए कम पानी चाहने वाली उड़द तथा मक्का की फसलों की भी खेती की जाती है। जैसे जो राइस फेलो जिनको बोलते हैं, धान के बाद यदि नमी बच जाती है तो उसमें दलहनी फसलें ली जा सकती है, जिससे कि एक तो मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है, दूसरी प्रोटीन कुपोषण की समस्या चली आ रही है, उससे भी निजात पाने में मदद मिल सकती है। तो डॉक्टर बाना, ये तो बात रही उन फसलों की जो बारानी क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं, लेकिन बारानी क्षेत्रों के लिए जो फसलें की किस्में हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े अनुसंधान क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि बारानी क्षेत्रों के अलग किस्में निकाली गई हैं। कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो कम पानी वाली होती हैं। तो बारानी क्षेत्रों के लिए इन फसलों की कौन कौन सी ऐसी खास किस्में हैं जिनको अपना के कम पानी में भी हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? यदि गेहूं की बात करें तो हमारे देश में C306 किस्म अभी भी अच्छा उत्पादन देती है बारानी क्षेत्रों में, और इसका देश के अधिकतर गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मध्य भारत में HI 1500, उत्तरी भारत तथा पूर्वी भारत में HD 2888, HDR 77 इन किस्मों को लगाया जा सकता है। राजस्थान तथा उसके जुड़े हुए गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा के जो कम सिंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें राज 3077 एक किस्म है, वो अच्छा उत्पादन देती है। यदि हम जौ की बात करें तो जौ में रत्ना, आज़ाद, RD 2052, RD 2035, कैलाश, RD 2592, RD 2508 और RD 2624 किस्में हैं जिनको लगाकर जौ का अच्छा उत्पादन बारानी क्षेत्रों में लिया जा सकता है। यदि सरसों की बात करें तो पूसा बारानी, पूसा बहार, रजत, RB 50, गीता, अरावली आदि किस्में हैं जो बारानी क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देता है। इसके अलावा तारामीरा की करण तारा, RTM 1,
RTM 314 और RTM 2 किस्में हैं, उनको लगाकर भी तारामीरा का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चने की अगर हम बात करें तो चने की पूसा 1108, पूसा 1053, पूसा 362 और पूसा 256 किस्में लगाकर बारानी क्षेत्रों में चने का उत्पादन लिया जा सकता है। मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों के लिए चने की BGD बेहतर किस्म लगाकर भी बारानी क्षेत्र में इससे चने को उगाया जा सकता है। तो डॉक्टर बाना, ये तो रही किस्मों की बात। किस्मों के बाद में बारी आती है कि बुआई करते समय कौन कौन सी खास सावधानियां हमारे किसान भाइयों को लेनी है, जिससे कि पौधों की संख्या पूरी आए, फसल अच्छी मिले और जो भी नमी हमारे खेत में है उसका सदुपयोग करते हुए किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकें। बारानी क्षेत्रों में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बारानी क्षेत्रों में समय पर बुआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बारानी क्षेत्रों में बुआई करने के लिए जब उचित नमी हो उसी समय बुआई कर दें, यानी कि यदि जल्दी बुआई करें तो बारानी क्षेत्रों में उत्पादन अच्छा मिलता है, क्योंकि उस समय मृदा में नमी होती है, मानसून की बची हुई नमी मिल जाती है तो अंकुरण अच्छा हो जाता है। यदि मृदा में नमी की कमी हो तो कुछ वैज्ञानिक तकनीकियां हैं, जैसे एक्वा बुआई तकनीक है। उसमें क्या करते हैं, बुआई के समय 15 से 20 हज़ार लीटर पानी एक बुआई बीज के साथ मिट्टी में डाल दिया जाता है, जिससे कि बीज का अंकुरण अच्छा होता है और पौधे की शुरुआत अच्छी होती है। इसके अलावा कई बार जो 15 से 20 हज़ार लीटर हम पानी लेते हैं उसमें 1 से 2% यूरिया तथा DAP का घोल बनाकर भी साथ में डाल दिया जाता है, जिससे कि शुरुआती अवस्था में जो अंकुरण के समय पौधों को पोषक तत्व भी मिल सकें। इसके अलावा पूसा संस्थान ने हाइड्रोजेल विकसित किया है, वो भी मृदा नमी संरक्षण में मदद करता है। और हाइड्रोजेल क्या करता है, अपने वजन का 300 से 400 गुना पानी अवशोषित कर लेता है और जब फसल को आवश्यकता होती है तब उसको रिलीज कर देता है। इस प्रकार से बारानी क्षेत्रों में फसल को काफ़ी दिनों तक मरने से बचा लेता है। हाइड्रोजेल यूज करने की तकनीक ये है कि 2.5 से 5 किलोग्राम हाइड्रोजेल प्रति हेक्टर बीज के साथ में डाला जाता है, जिससे कि वो नमी संरक्षण में मदद दे सके। इसके अलावा बारानी क्षेत्रों में यदि बीज को भिगोकर बुआई करें, रात भर भिगोकर फिर सुबह बुआई करें तो उससे बीज का अंकुरण अच्छा होता है और शुरुआती वृद्धि अच्छी होती है। यदि पोटेशियम नाइट्रेट का घोल बनाकर उसमें भी बीज को भिगोएं और सुबह फिर उसकी बुआई करें तो अंकुरण क्षमता बीज की बढ़ जाती है। इसके अलावा जो जैव उर्वरक होते हैं वो बहु उपयोगी, उनको मैं कहना चाहूँगा। और 2 प्रकार के जैव उर्वरक किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, एक तो फास्फोरस कल्चर और एक राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों के लिए। और जो धान्य फसलें होती है उसमें एजोटोबैक्टीरिया, एजोस्पिरिलम नाइट्रोजन के लिए तथा फास्फोरस टीका फास्फोरस के लिए, इनसे बीज उपचारित करके फिर बुआई करें। उससे क्या होगा, एक तो अंकुरण अच्छा होता है, दूसरा ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। जो पूर्व फसलों में दी गई जो पोषक तत्वों की खुराक है वो अघुलनशील अवस्था में यदि पड़ी है तो उसको घुलनशील बना देगा और जो पौधा उनको अवशोषित कर लेगा। इसके अलावा कुछ फलदार पौधे हैं, जैसे आंवला है, अनार है, केरोंदा है, फालसा है। इन फलदार पौधों को लगाकर भी आमदनी का जरिया बढ़ाया जा सकता है और ये दीर्घकालीन उपाय है आमदनी बढ़ाने का। डॉक्टर बाना, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी देखा, जो पोटास खाद है वो बारानी क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद है, क्योंकि ये फसलों में जो सूखे से सहन करने की क्षमता बढ़ाता है या सूखे से लड़ने की उनकी शक्ति बढ़ाता है। तो इस खाद का प्रयोग आपको खास करना है। और बुआई करते समय अगर बीज को आप गीला कर लेते हैं, भिगो लेते हैं, तो उसका जमाव अधिक होता है। और बुआई भी या तो सुबह करनी है या शाम को करनी है, जिससे नमी का ह्रास कम से कम हो। और एक खास बात यह है कि बारानी क्षेत्रों में जब भी बारिश हो जाए, जब भी कोई नमी मिले, तो उसी समय अगर आप निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उस नमी का संरक्षण लंबे समय तक रहेगा, आपके फसल को उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, अगर आप इन सब का पालन करेंगे तो सरते ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी और बारानी क्षेत्रों से भी आप पूरी आमदनी ले पाएंगे। अगर उसमें मिश्रित खेती करते हैं, औषधीय पौधे लगाते हैं, फलदार पौधे लगाते हैं या आवश्यकता के अनुसार फसल चक्कर और हमारी जो किस्म का चुनाव करते हैं, तो आपको शर्तें अच्छी पैदावार मिलेंगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि किसान भाई सब जानकारी का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में बारानी क्षेत्र से अच्छी पैदावार लेंगे। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर
twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने हमारा पता भी नोट कर लिया होगा। हमें आपके सुझावों भरे, जिज्ञासा भरे खतों का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।